कि मोदी जी ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया किसी जीत के बाद नहीं बल्कि एक बड़ी हार के बाद। और खासकर इसमें दो पॉलिटिकल पार्टियां, जिस राज्यों में क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टियां जहां चुनाव हो रहे हैं, उनके सर पे भी ये पूरा दोष मंड दिया कि उन्होंने कहा ये कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है उसको पास नहीं होने दिया। लेकिन माफी ऑपोजिशन को नहीं, माफी आपको माननी होगी, और अभी के लिए नहीं, पिछले 12 साल में जो आपकी नीति राजनीति रही है जो पूरे तरीके से महिला विरोधी है। तो वायर में ये आर्टिकल लिखा है, इस वायर के आर्टिकल को आप जरूर पढ़िए। लेकिन वृंदा गोपीनाथ का ये शानदार आर्टिकल जिसमें बताती हैं कि मोदी जी को अब नहीं तब माफी मांगनी चाहिए थी और वजह उसकी अलग होनी चाहिए। मैं कहती हूँ मोदी जी उस आसिफा से माफी मांगिए, बिल्किस से माफी मांगिए, तमाम जो विक्टिम्स हैं आसाराम के और राम रहीम के, उन सब से माफी मांगिए। महिला का अपमान महिला नहीं भूलती, महिला का सम्मान अगर खत्म हो तो वो नहीं भूलती, और वो समाज भी नहीं भूलता, और इसीलिए आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये बात इतिहास में दर्ज होनी चाहिए कि मोदी जी ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया किसी जीत के बाद नहीं बल्कि एक बड़ी हार के बाद, और सीधे तौर पर मैं कहूंगी इसका पूरा का पूरा जिम्मा दे दिया महिलाओं को और कहा महिलाओं से वो माफी मांगते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा यह ऑपोजिशन के लिए एक तरह की भ्रूण हत्या जैसा है। और खासकर इसमें दो पॉलिटिकल पार्टियां, जिस राज्यों में क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टियां जहां चुनाव हो रहे हैं, उनके सर पे भी ये पूरा दोष मंड दिया कि उन्होंने कहा ये कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है उसको पास नहीं होने दिया। आप सोचिए कि इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का बिल था जिसमें डीलिमिटेशन होना था, जिसमें अभी जो मौजूदा 500 से ज़्यादा सीटें हैं उनको 850 से ज़्यादा सीटें करने का कार्यक्रम था, ताकि 33% जो महिलाओं का रिजर्वेशन है उसको एडजस्ट किया जा सके। यानी पुरुषों के खाते से नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं देना चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ करना ये चाहते थे कि और सीटें बढ़ाकर पुरुषों को कोई हानि ना हो, महिलाओं को थोड़ी सी सीटें मिल जाएं और उसके बाद पुरुषों को उससे ज़्यादा सीटें मिल जाएं। ये भी एक पल में मैं आपके लिए अभी साबित करूंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि अगर मान ही लेते हैं कि महिलाओं का ही ये बिल ऑपोजिशन ने पास नहीं होने दिया, और ऑपोजिशन वाकई तथाकथित रूप से भ्रूण हत्या चाहता है, फीमेल फेटिसाइड चाहता है कि भ्रूण की ही हत्या कर दी जाए, तो सीधे तौर पर मैं कहती हूँ नरेंद्र मोदी जी आपकी माफ़ी तो जायज़ है, लेकिन माफ़ी ऑपोजिशन को नहीं, माफ़ी आपको माननी होगी। और अभी के लिए नहीं, पिछले 12 साल में जो आपकी नीति राजनीति रही है जो पूरे तरीके से महिला विरोधी है। मैं बड़े बड़े मंचों से एक महिला के तौर पर यह बोल चुकी हूँ कि नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो महिला विरोध के लिए जाना जाएगा। और आने वाले बिंदुवार तरीके से आने वाले कुछ मिनटों में मैं ये बात साबित करूंगी कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को माफी तो मांगनी है, लेकिन ये बहुत देर से माफी आई है और गलत वजहों के तहत माफी आई है। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि अगर सीटों की गणना की जाए तो वर्तमान में आप देखें तो फिलहाल 545 सीटें लोकसभा में हैं, और अगर तो पूरे तरीके से अगर मान लेते हैं कि बिना डिलिमिटेशन के, बिना सीटें बढ़ाए हुए अगर अभी लागू हो जाता है ये कानून, तो 180 महिलाएं हो जाएंगी। यानी कि 864 की लोकसभा हो तो 285 महिलाएं होंगी। परिसीमन की अगर पूरी जो एक्सरसाइज है उसको मान लें तो महिलाओं की तकरीबन 105 सीटों का उनको फायदा होगा और पुरुषों को होगा 215 सीटों का। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए कि महिलाओं के लिए जो करवाया जा रहा है ये परिसीमन, उसके बाद जो सीटें बढ़ेंगी वो 2/3 दरअसल मर्दों को जाने वाली हैं। ये कैलकुलेशन मनीष सिंह ने किया है, जो ट्विटर पे उनका ये हैंडल है, बड़ी अच्छी बातें लिखा करते हैं, और उन्हीं के हैंडल से मैंने ये कैलकुलेशन जब अपने हिसाब से करने की कोशिश की तो मुझे लगा ये तो बड़ी पते की बात है। अब मैं आ जाती हूँ कि क्यों नरेंद्र मोदी जी को ये माफ़ी मांगनी चाहिए। द वायर में ये आर्टिकल लिखा है, इस वायर के आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िए। लेकिन वृंदा गोपीनाथ का ये शानदार आर्टिकल जिसमें बताती हैं कि मोदी जी को अब नहीं तब माफ़ी मांगनी चाहिए थी और वजह उसकी अलग होनी चाहिए थी। अब देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के ये बाहुबली जिनके खिलाफ आई महिला पहलवान, जी हाँ, ये इंटरव्यू देखिए द वायर पर, पहले इंटरव्यूज़ में से जिसने किया उनमें आपकी ये पत्रकार शामिल है जिसने उनका इंटरव्यू किया था जब वो धरना दे रही थी वहाँ पर। इतने संगीन आरोप उनके ऊपर लगाए थे, उसके बावजूद भी क्या हुआ आप ये देखिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या किया, ये विनेश फोगाट थी जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, साक्षी मलिक थी, उनके साथ साथ उनके सहयोगी थे बजरंग पुनिया। आप सबको याद है किस तरह से जूते के नीचे इन लोगों का सर कुचल कर किस तरह से पुलिस खदेड़ कर ले गई थी। हमारे इन हीरोज़ को, हमारी इन हीरोइंस को किस तरह से उनको जलील किया गया था। और इसके अलावा भी मैं आपको
बताना चाहती हूँ उस पूरे मामले का क्या हुआ। ये व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर है, उसके पक्ष में नरेंद्र मोदी और अमित शाह खड़े हुए हमारी महिला पहलवानों के हित के खिलाफ। इसके बाद 1 साल बाद 2024 में दिल्ली कोर्ट ने उन महिला पहलवानों का जो यौन उत्पीड़न हुआ था उसमें आरोप तय कि 1 साल बाद, आप सोचिए इतना बड़ा राष्ट्रीय मामला जो हेडलाइंस का विषय था, पॉस्को का एक अलग केस बाद में वापस भी ले लिया गया और जाहिर है पूरे तरीके से दबाव के तहत ये लिया गया। पूरे जब आपने देखा कि लोगों में जन आक्रोश पैदा हुआ तो नरेंद्र मोदी अमित शाह ने तब भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि हुआ ये कि इनाम दे दिया उनके बेटे को, करण भूषण सिंह को 2024 में उन्होंने इनाम देकर उनको टिकट दे दिया। और उसके अलावा इतना ही काफ़ी नहीं था तो संजय सिंह जो करीबी माने जाते हैं उनको फिर कुछ ही दिनों बाद, इस पूरे झगड़े के कुछ दिनों बाद उनको बना दिया, जो WFI था उसका अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके बाद आप जानते हैं विनेश फोगाट ने हमेशा के लिए इस पेशे से संन्यास ले लिया दुखदाई तरीके से। अगली बात पे आती हूँ मैं आपको कि ये तो चलिए रहे कि वो जो स्ट्रॉन्ग मैन जो नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में फ़ायदा पहुंचाते हैं और उत्तर प्रदेश में बाहुबली हैं और उनका एक दबदबा बना के रखते हैं, लेकिन ये कौन से साधु संत हैं, इनको देखिए आप ज़रा तस्वीर, जिनको तथाकथित रूप से हम गॉडमैन कहते हैं, वो लोग जिनके ऊपर यौन हिंसा, अत्याचार, बलात्कार के संगीन आरोप दर्ज हैं। इन लोगों के पक्ष में किस तरह से मोदी सरकार खड़ी रही। वो प्रधानमंत्री जो आज माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांगिए जब आप इस तरह के लोगों को, राम रहीम जैसे लोगों को, आसाराम जैसे लोगों को जब आप परोल पर और ज़मानत पर रिहा कराते, वो लोग जो सिर्फ आरोपी नहीं है, दोषी हैं, कॉन्विक्टेड, अदालत ने सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर इनकी सज़ा तय की। और वो ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियां जाया करती हैं अपने मायके और ससुराल, ऐसे उनके लिए जेल और जेल से बाहर मायके और ससुराल जैसा हाल है। आसाराम बापू को नाबालिग से रेप के मामले में सज़ा मिली थी 2023 से, बार बार मेडिकल आधार पर उनको बेल मिलती रही। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसको बरकरार भी रखा। राम रहीम का भी वही मामला है, रेप और हत्या में सज़ा मिली थी इस व्यक्ति को। बार बार जब भी कोई चुनाव होता है सबसे पहली बात क्या होती है, आइए चलिए राम रहीम जी बाहर आ जाइए, ज़रा चुनाव प्रचार कीजिए, आप अपना दबदबा दिखाइए, अपने असर से हमें वोट दिलवाइए। तो राम रहीम का भी यही हाल हुआ। 2017 से और 25 के बीच 400 से ज़्यादा, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा आपको कि 2017 से 2025 के बीच ये व्यक्ति 400 दिन से ज़्यादा बाहर रहा और पूरे तरीके से चुनाव में मदद करता रहा। अगली बात आ जाती हूँ, बिल्किस बानो, वही बदनसीब बिल्किस बानो, आपको याद है, जिसके साथ यौन हिंसा हुई, उसके पूरे परिवार को उसके सामने कत्ल कर दिया गया, उसके परिवार की तमाम महिलाओं का उसके सामने बलात्कार किया गया, उसका खुद का बलात्कार किया गया। वो महिला सालों साल तक, 2 दशक तक लड़ती रही अदालत में, और फिर जब अदालत ने ये साबित कर दिया कि ये व्यक्ति वाकई दोषी हैं इन तमाम संगीन अपराधों के जिनके लिए लड़ रही थी बिल्किस बानो, तब उनको बाहर लाया गया। उन दोषियों को, आरोपियों को नहीं, दोषियों को, जिनके ऊपर दोष सिद्ध हो चुके थे अदालत में, और उसके बाद उनको माला पहनाई गई। जी हाँ, ये देखिए गुजरात की बिल्किस बानो के दोषी ये लोग। 2002 का गोधरा राइट्स की बात है, और मैंने आपको बताया था कि पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। कमज़ोर करने की लगातार कोशिश की गई इस केस को, यानी इससे पहले के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से ही पूरी नौटंकी चल रही है बिल्किस बानो को लेकर। और इसके बाद आप जानते हैं कि किस तरह से उनको दोबारा जेल वापस भेजा गया। लेकिन उससे पहले जो गारलैंडिंग हुई, जो मालाएं पहनाई गई, क्या कोई वो साइट भूल सकता है। और अब आखिरी बात करती हूँ, आपको उन्नाव की बात मैं बताना चाहती हूँ। उन्नाव के केस में भी आप देखिए, जो बीजेपी का विधायक रहा है कुलदीप सिंह सेंगर, इतनी दर्दनाक कहानी है। मैंने खुद इन दोनों महिलाओं से बातचीत की है, माँ और बेटी दोनों। अफसोस होता है, शर्म आती है कि हमारे जैसे बहुत ही नैतिकता प्रधान देश में देखिए क्या क्या कुछ होता है, और इन सब के बीच वो पॉलिटिशियंस जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, फिर उन नेताओं की भी पूजा की जाती है, उन नेताओं को भी देवता समान माना जाता है कि 1000 साल में एक ऐसा नेता पैदा हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग के अपहरण का मामला था, बलात्कार का था, अवैध संबंध बनाने का आरोप था, और लंबे समय तक तो ये केस ही दर्ज नहीं हुआ। इस लड़की और उसके परिवार ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश की, और आपको मालूम है इस केस के बाद ये लगातार चल रहा था अदालत में। इस लड़की के पूरे परिवार, यहाँ तक कि वकील को भी नहीं बख्शा गया, पूरे परिवार की रोड एक्सीडेंट में एक के बाद एक हत्या कर दी गई। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि आत्मदाह की कोशिश की और पुलिस की हिरासत में भी मौत हो गई उसके पिता की। मामला दर्ज हुआ, जांच आगे बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने केस दिल्ली ट्रांसफ़र किया।
सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और आखिरकार सेंगर को उम्र कैद व अन्य मामलों में सजा सुनाई दी गई। वो अलग बात है अदालतों में किस तरह से इस मामले की प्रोसीडिंग्स चली, कैसे प्रक्रिया हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको हमारे भारत के सबसे ताकतवर लोग, जिसमें हमारे सबसे ताकतवर पदों पर बैठे हुए लोग, उन्होंने इनको शील्ड किया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए जिस भ्रूण हत्या के लिए प्रधानमंत्री माफ़ी मांग रहे हैं महिलाओं से और कह रहे हैं कि महिला का अपमान होता है तो वो कभी नहीं भूलती। बिल्कुल मोदी जी, महिला का अपमान महिला नहीं भूलती, महिला का सम्मान अगर ख़त्म हो तो वो नहीं भूलती और वो समाज भी नहीं भूलता, और इसीलिए आपको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा अगर आप कभी माफ़ी मांगेंगे भी। पहली बात तो आप भ्रूण की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पैदा हुई महिलाएं जो वयस्क महिलाएं थी उनके साथ इतनी ज़्यादती हुई, आप तो भ्रूण की बातें कर रहे हैं। और आखिरी बात, इसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप सोचिए अपने पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए बाकायदा जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है दूरदर्शन पर आकर ये संबोधित कर रहे हैं आम जनता को पूरे तरीके से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सारे एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि उसका उल्लंघन है, क्योंकि पहली बात तो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसमें दूसरी बड़ी बात यह है कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बीचों बीच किस तरह से ये कर सकते हैं। जब कपिल सिब्बल से करण थापड़ ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री से पूछे बिना कोई काम नहीं करते तो आखिर प्रधानमंत्री उनसे पूछकर कोई काम क्यों करें। सुन लेते हैं। But let me first ask, should the address have been submitted to the Election Commission for prior clearance, or do you believe that the present commission is too weak and partisan to have denied permission, even if that was the proper thing for the commission to do? I think that the CEC takes prior clearance from the Prime Minister before he does anything. So what's the point of having the Prime Minister giving his address to the CEC for clearance? That's a joke. But if the CEC had been someone like S.Y. Qureshi, or earlier, if it had been Session, they would have insisted that the Prime Minister get the speech cleared. And if they had found out the contents of the speech, they would have demanded that it not be delivered. We are not living in democratic times, Karan. We're not living in times when norms are to be, established norms are to be complied with. We're not living in those times. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।